हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, क्लास 9 का आपका ज्योग्राफी चल रहा है और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 9th और 11th दोनों के जो टॉपिक्स और चैप्टर हैं वह आपके सेम है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंडिया के साइज एंड लोकेशन की जो बात है वह हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। देखो, जिन बच्चों को ये लग रहा हो, जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि प्रिपरेशन जो है वह इन वीडियो से आपकी बहुत स्लो जा रही है ना, तो ये बेसिकली फाउंडेशन जो है आपका स्टूडेंट्स, ये 25, 26 है ना, इस तरह के जो टारगेट लेकर जो स्टूडेंट्स चल रहे हैं, जो एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। हालांकि 24 जो बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि आपके मेजर जो सेक्शंस हैं, अभी 3 सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और रह जाता है। तो आपके ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं वह आपके 6 to 7 मंथ्स में जो है वह आई थिंक क्लियर कवर हो जाने चाहिए। तो ये बेसिकली जो बैच है, ये बेसिकली जो आपका यूट्यूब चैनल है, ये आप सभी के लिए डेडिकेटेड है ना। सो आपको कंटिन्यूअसली जो है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ, नोट, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की। देखो, जिन्हें ये लग रहा है, हाँ मेन बात तो मैं भूल गई, जिन्हें ये लग रहा है कि स्लो जा रहा है, हमें और भी साथ साथ पढ़ना है, तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा मैं क्या करती हूँ कि क्लास के साथ आपको होमवर्क दे देती हूँ, प्लस उसमें आपको जो करंट का अपडेट है, करंट अपडेट बता देती हूँ, और इसी के साथ साथ होमवर्क में मैं आपको PYQs भी बताती हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है वह ठीक तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। इतना तो आपको मैटर दे ही दिया जाता है कि जो बच्चा 25-26 में देना चाहे वो 7-8 घंटे तो बैठ के पढ़ सके। 1 घंटे 1.5 घंटे में तो आप क्लास देखोगे, देन नोट्स बनाओगे। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफी बच्चों के मुझे जो रिसेंट कमेंट्स आए हैं, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट के कंसर्न्स ये है कि मैम आपका वीडियो मान लीजिए 2 आवर्स ही है, 2 आवर्स का लमसम जो वीडियोस है आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, फिर आप उसके नोट्स बनाएंगे, आप रीडिंग करेंगे, आप बुक से पढ़ेंगे, है ना, और फिर उसके बाद आप होमवर्क भी करोगे, तो 4-5 घंटे मिनिमम आपको लग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने स्टार्ट किया है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में, तो इतना टाइम लगना बिल्कुल जरूरी है। इतना टाइम तो आपको लगेगा, है ना, ये मिनिमम टाइम है। लेकिन जब आप उस चीज को समझ जाते हैं, क्लास 11 में जब आप इन्हीं बातों को पढ़ेंगे, आपकी आसानी से हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम में आपको टाइम लगेगा, है ना, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर जब थोड़ा सा प्रो लेवल हो जाता है, फिर जल्दी से उसी को हम कवर कर लेते। तो स्टार्टिंग में तो देखो समय लगेगा, डरना नहीं है। चलो तो शुरू करेंगे। साइज एंड लोकेशन की बच्चों बात हो गई। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की जो बात है वह हम करेंगे। देन ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड पॉपुलेशन। ठीक है, देखो लास्ट हमने देखा था कि इंडिया जो है ये चैप्टर 1 है आपका, है ना, ये चैप्टर 1 है। मैं इसमें से केवल 1 मिनट लूंगी आपको बताने के लिए। जो लास्ट हमने पढ़ा कि इंडिया के साइज एंड लोकेशन में हमने देखा कि ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर क्या करेगा, बेसिकली 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड क्या करता है, ये ग्लोब को बेसिकली पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, है ना, जिसका यूज हम किसी प्लेस को लोकेटेड करने के लिए करते हैं। और इस हिसाब से अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने देखा कि जो इंडिया है बेसिकली कहां पर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। और यहां पर अगर हम इसकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 जो लॉन्गिट्यूड है, ये इसका पूरा डिस्टेंस है। लगभग अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ देखें तो यहाँ पर 3 to इसका जो पूरा आप लंबाई की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका है 3214 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, ये आपका 2933 किलोमीटर है। टोटल एरिया हमने देखा था 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का केवल और केवल 2.4% है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन बेस्ड कहेंगे तो चाइना के बाद दूसरा नंबर है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लगभग हम क्रॉस करने की कगार पे हैं और नंबर 1 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वह इंडिया के एरिया में होगी, जो कि पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल जो एरिया उसका केवल और केवल 2.4%। क्लियर? आगे हमने देखा था कि टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह लगभग बीच से गुजरती है। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 2.5 डिग्री, जो 2.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है। ये स्टेट कौन कौन से, इसकी बात हम कर चुके।
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की अगर हम बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न मोस्ट कंट्री, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और गुजरात की अगर बात करेंगे तो ये आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात। इन दोनों का जो टाइम होगा बच्चों, अगर हम सनराइज की बात करेंगे तो सनराइज यहाँ पे ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्ट वाला हिस्सा है वहां पर 4 AM होगा, लेकिन गुजरात में ये जो है वह सनराइज 6 AM होगा। तो इसके बीच में लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस जो वह आता है, और लगभग अगर आप इसका लॉन्गिट्यूडल जो डिस्टेंस है देखोगे 30 डिग्री के आसपास है। आप इससे जो इसके मिनट और सारी चीजें हैं वह निकाल सकते हैं, क्लास 6 में हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा इंडिया का लोकेशन, साइज, ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और बेसिकली फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या है, मींस अर्थ, अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें या फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें, सो फिजियोग्राफिक डिवीजन का मीन है डिफाइनिंग अर्थ लैंडफॉर्म्स, डिफाइनिंग अर्थ लैंडफॉर्म्स। Physiographic division means Earth's different जो लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाहे हम माउंटेन्स की बात करें, डिफरेंट लैंडफॉर्म, जैसे कि जो माउंटेन्स है वो आपका कोस्टल एरिया से अलग होगा, है ना। माउंटेन है, कोस्टल एरिया, आपके जो आइलैंड्स हैं ये अलग होंगे। ठीक है, कोस्टल एरिया हो गया। इसके अलावा हम प्लेट्यूज की बात करें, ये अलग होंगे। अगर हम मैदानों की बात करें, प्लेन्स, तो ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ही तो है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो क्या बताता है कि कितने डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स है उसमें हम बेसिकली इंडिया को देखते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ कल्चरल एंड ट्रेडिशन और भी आप इस तरह की जो डाइवर्सिटी देखते हैं, चाहे वह लैंग्वेज की हो, चाहे त्योहारों की हो, है ना, हमारी परंपराओं की हो, उसी तरह की जो वैरायटी है, उसी तरह का एक ग्रेट जो वेरिएशंस है वह हमें लैंडफॉर्म्स में भी इंडिया के दिखाई देता है। चाहे माउंटेन्स हो, कोस्टल एरियाज हो, आइलैंड्स हो, प्लेट्यूज हो या फिर प्लेन्स हो, इस सभी तरह की जो टोपोग्राफी है वो इंडिया में पाई जाती है। अब बस हमें यही समझना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, इसी फिजियोग्राफिक डिवीजन को बेसिकली हमें समझना है। क्लास के पहले शुरू में मैं आपको पढ़ाऊं उसके पहले मैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूं। क्लास के खत्म होने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप कुछ कुछ कर पाएंगे। बेसिकली जब भी हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सो ज्योग्राफी को अकेले नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा, फ्लड को पढ़ा, है ना, क्या है, क्यों आता है। एनवायरमेंटल, इसका क्या इफेक्ट है, आपने इसको पढ़ा। ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, कैसे इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इससे सेव करने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ी। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो आपका पेपर 3 है, ये भी साथ साथ इसमें कवर हो जाता है। तो ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट्स को हमें पढ़ना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आपको बता रहा है, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल ऑफ द डेक्कन ट्रेप, है ना। आज हम डेक्कन ट्रेप की बात करेंगे, दक्कन का पठार। डेक्कन ट्रेप जो है, आखिर डेक्कन ट्रेप की जब हम बात करेंगे, इस हिस्से को डेक्कन ट्रेप कहेंगे। तो ये जो डेक्कन ट्रेप का हिस्सा है, ठीक है, ये इसमें कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है फ्रेंड्स, ये 2022 का क्वेश्चन है। 2022 मेंस में पूछा गया यूपीएससी का क्वेश्चन है। टफ है क्वेश्चन क्या, जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं। आज तो हम दक्कन ट्रेप और इसका फिजिकल फीचर्स देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है दक्कन ट्रेप, किसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, उसकी और कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो हम बात करेंगे। बट यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वह पूछा गया था। ठीक है, देखो 21 में क्वेश्चन पूछा था कि जब डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालय रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अगर हम हिमालय रीजन की बात करेंगे और हम यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, इन दोनों में ही जो है वह लैंडस्लाइड्स होती है। ठीक है, भूस्खलन होता है, बट इसके कॉजेज अलग अलग है, इसके कारण अलग अलग हैं, डिफरेंट क्या है इसमें डिफरेंस। सो डिजास्टर मैनेजमेंट भी तो एक तरीके से साथ में इसके जुड़ जाता है ना, और आपका ज्योग्राफिकल तो है ही है। अब देखो 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अब देखो लैंडस्लाइड्स जो है वह इसके पहले भी पूछा जा चुका है,
कि हिमालय की अगर हम बात करें तो हाईली एक तरीके से प्रोन एरिया है ये इसके लिए। डिस्कस द कॉजेस एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर ऑफ मिटिगेशन। अब देखो मिटिगेशन पूछ लिया, मिटिगेशन पूछ लिया मतलब आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट पूछ लिया, मिटिगेशन पूछ लिया मतलब आपसे डिजास्टर जो मैनेजमेंट है जो कि आपके पेपर 3 का हिस्सा है ये पूछ लिया है ना। तो यहां पर आपकी जो एक मैंने यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी लाइव सेशन में बच्चों बता के रखी है, लाइव वाले वीडियोस में जाकर आप उसको देख सकते हैं। काफी कुछ जो हिस्सा है आपका क्लियर हो जाएगा कि स्टडी करते समय आपको क्या क्या इंटरलिंकिंग करना है। केवल हमें ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो बुक है, इसको यही नहीं छोड़ देना है, बाकी भी हमें कनेक्ट करना है। जैसे अभी आप देखेंगे कि मॉनसून जो है वह आ रहा है, ठीक है, मॉनसून के चलते कितनी कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ पे बाढ़ आया, तो अर्बन फ्लड का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। अर्बन फ्लड से यूपीएससी ने 2 टाइम्स जो क्वेश्चन है 18 और 21, आई थिंक 18 या 20 के आसपास आप देख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जब तक अवेयर नहीं रहोगे तब तक क्या कैसे काम चलेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि आपको ब्यूरोक्रेट्स बनना है लेकिन अवेयरनेस आपकी जीरो है, आपको पता ही नहीं है कि अभी मणिपुर में क्या चल रहा है और वो उसके जो कंसिक्वेंसेज है वे क्या है आखिर पॉलिटिकली, सोशली, है ना। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हमारे जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी का भी क्या रोल है, जुडिशरी आखिर कर क्या रहा है उसमें, है ना। तो किस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, किस तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहां की पुलिस प्रॉब्लम्स और बाकी सारी चीजें क्या है कि हमने इतने बड़े मास लेवल पर जो चीजें हैं वह चल रही थी लेकिन वहां पे रोकने और देखने वाला कोई नहीं था। अगर आप करंट अफेयर और इन सब चीजों से परिचित नहीं है तो आपकी अवेयरनेस में कमी है। करंट अफेयर को थोड़ा सा देखते रहो, बेसिक से कनेक्ट करो और उसका सॉल्यूशन क्या है इसको जरूर फाइंड करो। सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि कल जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है। प्रॉब्लम्स तो सोसाइटी में क्रिएट होती ही रहेंगी। चलिए, सो ये आपका 2016 का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने देखा कि फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, अब एक मैप आपको मैं दिखाती हूं। आप कई तरीके के मैप देखा करते हैं और एक मैप जिसमें कि आप देखते हैं कि ये कैपिटल है, ये इस स्टेट की कैपिटल है, यहाँ पर ये वाला सिटी है ना, ये पूरे कंट्री की कैपिटल है, ये इतने स्टेट है, इतने यूटीज है, वो होता है बेसिकली आप जो देख रहे होते हो वो पॉलिटिकल एक तरीके से आप मैप देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर माउंटेन्स एरिया है नॉर्थ में, है ना, फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, फिर यहाँ पर आपके आइलैंड्स है, यहाँ पे आपका डेजर्ट एरिया है। तब जब इस तरह की आप देखो कहाँ पर कौन सी पीक है, कहाँ पर रिवर सिस्टम है, कहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वह जाकर मिल रही है, तो जब आप इस तरह की चीजों को देखते हो फ्रेंड्स तो ये बेसिकली नेचुरल मैप होगा, आपका फिजिकल मैप होगा, ठीक है। अब देखो हमें बस इसी को समझना है और आपको जैसे मैं बता दूं कि जो आपके पास एटलस अगर नहीं है तो ले लीजिए। एटलस जो आता है स्कूल एटलस है, ब्लैक स्वान वाला, आप देख लीजिएगा उस एटलस को, उसमें सारे मैप्स बने रहते हैं। रोज 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप टाइम दे सकते हैं मैप में दीजिए, बिकॉज ऑफ पीटी में भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और मेंस के लिए भी जरूरी होता है। अगर मान लीजिए दक्कन ट्रैप के रिसोर्सेज पूछे तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर क्या क्या जो मैप है वह क्या क्या जो है वह मिलते हैं आपको। इसमें अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। रोज 5 से 10 मिनट इवन इंडिया का मैप आपको जरूर बनाने की कोशिश करना है। जैसे कि आपने मान लीजिए शुरू एकदम रफ मैप, जरूरी नहीं है कि आप एकदम फेयर मैप बना दे, कहाँ से कैसा है ये सारी चीजें, एक तरीके से आपको थोड़ा सा तो फ्रेंड्स जो मैप है वह बनाना सीखना होगा, ठीक है। ज्यादा आप एक्यूरेट मैप बिल्कुल ना बनाएं, ना सीखें, लेकिन आपको थोड़ा सा जो मैप है एक रफ मैप आपको जरूर बनाना सीखना है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। तो जैसा भी हो सके थोड़ा बहुत एक रफ मैप आप बनाना सीख लीजिए। चलो अब हम बात करें फिजिकल डिवीजन की। सो बेसिकली देखो फिजिकल फीचर्स दैट मीन्स आर द पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। वेरियस जो वेराइटीज है लैंडफॉर्म्स की वह इंडिया में पाई जाती हैं। और अगर हम भारत का ये नक्शा देखें, ये फिजिकल फीचर्स का नक्शा देखें, सो ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस जो है ये हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। एंड आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन, प्लेन, आइलैंड्स, कोस्टल एरियाज, प्लेट्यू एटेक्सरा, ठीक है। तो देखो सिंपल भाषा में मैं बता दूं तो ये रहा आपका हिमालय। अब देखो इसको कितने भागों में हम बांटेंगे,
मेजरली इसका जो डिवीजन है वह हम 6 पार्ट में कर सकते हैं। आप 6 पार्ट कौन कौन से उसको समझो। तो फर्स्ट आपका हो गया ये हिमालय रीजन, ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना यही है कि हिमालय कहां से कहां तक है, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी विड्थ लेंथ जो है वह क्या है, ठीक है, कहां पर कौन सी पहाड़ी। अगर इसका डिवीजन किया जा सकता है तो 2 तरीके से किया जा सकता है, उन 2 तरीकों को हमें पढ़ लेना है, बस इतना ही हमें जानना है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, ये जो सेकेंड एरिया आप देख रहे हैं जो कि आपका डेजर्ट के बाद से ये जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इंडस वैली वाला भी लेते हैं, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, इस रीजन में जो रिवर्स है और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो एक प्लेन बनाया गया है, जो एक मैदान है, सेकंड ये हो गया। थर्ड हम बात करेंगे जो कि आपका होगा पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार का आपका हिस्सा होगा। इसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आपका सेंट्रल पार्ट होगा और ये वाला जो आपका ट्रायंगुलर शेप है ये दक्कन प्लेट्यू होगा, दक्कन का पठार, ठीक है। बाकी हम इसमें देखते हैं कि यहां पर जो है वह कोस्टल एरियाज होते हैं। कोस्टल क्या है, जहां पर लैंड और जो सी है, जो समुद्र है, इन दोनों के बीच का पार्ट है ना, उसको हम कोस्टल एरिया कहेंगे। तो उस कोस्टल एरिया की बात करेंगे, ये आपका 4 हो गया, 1 2 3 4। फिर हम यहाँ पर आइलैंड्स की बात करेंगे, ये आपका 5 हो गया, 2 आइलैंड्स है, ये अंडमान निकोबार है जो कि कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। सो आइलैंड्स क्या होते हैं, जिसके चारों तरफ जो है वह पानी होता है ना, वो आपके आइलैंड्स होते हैं। सो यहाँ पर काफी सारे ग्रुप्स जो हैं आइलैंड, ऐसा नहीं कि कोई एक ही टापू है, एक ही आइलैंड है, बल्कि 500 से ज्यादा जो आइलैंड्स वे अंडमान निकोबार में है। और ये रहा आपका लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है ना। सो ये आपका 5 हो गया। हाँ, जो 6 छूटा बच्चों, ये रहा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये आपका 6 फिजिकल डिवीजन होगा। तो ये 6 भागों में जो है वह इंडिया को डिवाइड किया जाता है फिजिकल फीचर्स के आधार पर। क्लियर। देखो जैसे कि माउंटेन जो है वह प्लेट्यू से अलग है, प्लेट्यू जो है वह आइलैंड से अलग है, आइलैंड जो है वह डेजर्ट से अलग है अलग या फिर नहीं है। तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ही तो हुए, बस अब इन्हीं डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को हमें स्टडी करना है बहुत ही आसान भाषा में। समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। आओ एक क्वेश्चन पूछती हूँ। From the viewpoint of geology, Himalaya mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valley and fast-flowing rivers. The peninsula plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hill and wide valleys, है ना। तो यहाँ पर हिमालय के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ आपको पेनिनसुला रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और आपको यहाँ पर बताना है जो करेक्ट कोड है वह कौन सा है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख ले और उसके बाद फिर हम चलते हैं हिमालय को समझेंगे, हिमालय के बाद देन फिर हिमालय माउंटेन के बाद बाकी बातें करेंगे। तो अगर हम जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालय जो है वह अनस्टेबल जोन है। जानते हो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि अभी भी ये अपनी यूथफुल स्टेज में है, ठीक है। अभी भी अगर हम स्ट्रक्चरली देखें फुल माउंटेन है और बेसिकली ये अभी यूथफुल स्टेज में है, अभी भी इसका जो निर्माण है वह हो रहा है, ठीक है। एक अनस्टेबल जोन है, अस्थिर है। सो ये सही है। सेकंड देखो, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। यूथफुल टोपोग्राफी के एविडेंस माने जाते हैं कि हाई पीक्स है, डीप वैलीज है, गहरे खड्ड हैं, गार्ज हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर है। फास्ट फ्लोइंग हिमालय की जो रिवर्स है, देखो सामान्य रूप से आप जानते होंगे कि देखो मान लो जो पहाड़ों से जो नदी बह रही है, जो रिवर आ रही है, इसमें फ्लो इतना ज्यादा होगा, है ना। फ्लो जो है वह बहुत ज्यादा होगा। और अगर वही जो नदी है वह प्लेन में बह रही है या फिर प्लेट्यू में बह रही है तो इसका जो वेग है वह कम होगा। तो हिमालय की जो रिवर्स है वह फास्ट फ्लोइंग है और इसलिए ये जो रिवर है वह अपने साथ बहुत ज्यादा डिपोजिट्स जो है, जो निक्षेप है वह लेकर आती है, जिससे कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका निर्माण होता है। तो सबसे नॉर्थ में माउंटेन है ना, फिर उसके बाद उसके साउथ में आ जाओ, उससे जुड़ा हुआ जो पार्ट होगा उसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहेंगे। उत्तरी भारत का मैदानी एरिया जो कि 3 प्रमुख नदियों से मिलकर बना हुआ है। और जब हम पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करेंगे, पेनिनसुला प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार है ना, पेनिनसुला प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। सो प्रायद्वीपीय पठार जो है वह इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है और बेसिकली वाइड वैलीज है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों ही ऑल 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। हिमालय के बारे में कई क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है, हमें स्टडी करना है इस वाले बेल्ट को, ठीक है। हिमालय को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट तो ये देखो कि इंडिया का जो ये नॉर्थ एरिया है, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये एरिया माउंटेनियस एरिया है।
माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन एंड प्लेट्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो माउंटेन्स जो है इसका जो टॉप है वह नुकीला होता है, शीर्ष होता है, ठीक है, एक नैरो जो टॉप है वह होता है। लेकिन जब हम प्लेट्यू की बात करेंगे तो जो प्लेट्यू है वह टेबल राउंड टाइप का होगा, इसका जो शीर्ष है वह नहीं होगा, है ना। सो हम यहां पर बात करने वाले किसकी, माउंटेन्स की, हिमालय माउंटेन्स की। चलिए सो देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं इसको स्ट्रक्चर बेस पर बता देती हूं कि हिमालय जो है वह जियोलॉजिकली यंग है, जियोलॉजिकली यंग या यूथ स्टेज में है। और अगर हम स्ट्रक्चर बेस पर बात करें तो ये स्ट्रक्चरली संरचना के आधार पर इसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कई फोल्ड के बाद बनते हैं। इसका एक एग्जांपल आल्प्स पर्वत श्रेणी भी है और एंडीज पर्वत श्रेणी भी है। तो आल्प्स और एंडीज फोल्ड माउंटेन के ही टाइप है और आपका हिमालय ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पर आर फॉर्म्ड बाय द इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग और लेयर्स, तो जो लेयर्स की फोल्डिंग बन जाती है उससे फोल्ड माउंटेन का जो निर्माण है वह हो जाता है। तो हिमालय कैसा है, यूथफुल स्टेज में है, यंग स्टेज में है, और साथ ही साथ इसका अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये फोल्ड माउंटेन कहलाएगा, लाइक आल्प्स एंड एंडीज पर्वतमाला। क्लियर। अब देखो कि अगर हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखें, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखें तो याद रखना कि इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट में क्या है, इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर। और ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इसकी ये जो डिस्टेंस है वह कितनी है, 2400 किलोमीटर। इसकी जो डिस्टेंस है वह कितनी है, 2400 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इसकी जो डिस्टेंस है वह कितनी है बच्चों, 2400 किलोमीटर। अब हम थोड़ी सी विड्थ की बात कर लें, ब्रॉड कितना है, कहां पर है। तो देखो कश्मीर में आपको यहां पर थोड़ी सी जो विड्थ है, ब्रॉडनेस ज्यादा दिख रही होगी, है ना। तो यहां पर कश्मीर में जो इसकी विड्थ है वह ज्यादा है। और वहीं अगर हम आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ जाए या अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो विड्थ है वह काफी कम है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट ये कहूं कि जो वेस्टर्न माउंटेन है, वेस्टर्न ही तो हुआ ना, जो वेस्टर्न देखो पढ़ेंगे कैसे, जैसे कि आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो बस दिशाओं के आधार पर ही हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि जो वेस्टर्न माउंटेन है, ठीक वैसे ही जैसे पाइथागोरस प्रमेय को आप सॉल्व कर रहे होते हो और उसके बाद जो है उसका पूरा लिख रहे होते हो विस्तार की, यहां पर इसको इससे डिवाइड किया तब जाके ये हुआ, लास्ट में जो है वे प्रूफ हो गया, है ना। यही तो होता है। तो यहां पर ठीक उसी तरीके से आपको जो दिख रहा होता है मैप में, ज्योग्राफी में आपको बस वही चीजें जो है वो वर्ड्स में बतानी होती है। तो हमें यहां पर दिख क्या रहा है कि यहां पर जो चौड़ाई है कश्मीर में वह ज्यादा है, मतलब जो वेस्टर्न माउंटेन है इसकी ब्रॉडनेस जो है यहां पर ज्यादा है, ठीक है। चलो तो डिस्टेंस की बात हो गई, अब हम यहां पर विड्थ की बात कर लें, ठीक है। तो विड्थ देखो, इसकी जो कश्मीर की अगर हम बात करें, ठीक है, कश्मीर जो माउंटेन है या फिर हम इसको वेस्ट भी लिख सकते हैं, तो यहां पर ये लगभग 450 to 500 किलोमीटर चौड़ा है। और यहीं पर अगर हम ईस्ट में चले जाए तो ईस्ट में जो इसकी ब्रॉडनेस है वह कम है, ठीक है, 400 के आसपास लिख देते हैं। चलो 400 किलोमीटर इसकी विड्थ कहां पर है बच्चों, वेस्ट में है। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो याद रखना कि ईस्ट या फिर अरुणाचल प्रदेश जो है, या अरुणाचल प्रदेश जो है यहां पर इसकी जो विड्थ है वह कितनी है, 150 किलोमीटर। क्लियर हुआ कि इसकी जो चौड़ाई है वह पश्चिम में ज्यादा है, वेस्ट में जो है इसकी ब्रॉडनेस ज्यादा है। क्लियर हुआ इस बात को, आ गया समझ में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है और सारी चीजों को आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका जो डिवीजन है ना, हिमालय का डिवीजन, हर एक हम कहते हैं जो ज्योग्राफिकल या जो फिजियोग्राफिक आप डिवीजन देखते, कई तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है ताकि उसकी स्टडी बहुत आसानी से की जा सके। जैसे कि मान लो मुझे ये बताना है कि माउंटेन तो पूरा है लेकिन मिडिल में, तो मिडिल में कहाँ,
बीच में कहा, आप किसी जगह का सहारा लेंगे उसको बताने के लिए कि अरे ये तो नेपाल हिमालय है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल हिमालय में, इसके लिए बहुत डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसकी चौड़ाई कहीं ज्यादा है कहीं कम, आपको बताने के लिए जरूरत नहीं होगी कि कश्मीर है या फिर वेस्ट है। बस इसी तरीके से अब इसका जो डिवीजन है वह इसके दो तरीके होते हैं जिससे इसका जो डिवीजन है वो किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो तरीका होगा, इसको नॉर्थ से लेके साउथ में डिवाइड करेंगे। नॉर्थ से लेके साउथ में जब डिवाइड करेंगे तब हम इसका जो डिवीजन है उसका जो बेस होगा वह होगा इसकी ऊंचाई, इसका जो एल्टीट्यूड है उस आधार पर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इसका नॉर्थ मोस्ट जो पैरेलल एक रेंज होगा वो उसकी जो ऊंचाई है वह सबसे ज़्यादा होगी, जिसको कि हम ग्रेटर हिमालय कहेंगे। फिर जो दूसरा पैरेलल रेंज होगा उसकी जो एल्टीट्यूड या उसकी जो ऊंचाई की बात करेंगे वो नॉर्थ वाले से थोड़ा सा कम होगी, जिसे हम लेजर या हिमाचल हिमालय कहते हैं। और थर्ड पैरेलल रेंज जो है इसकी ऊंचाई जो है वह सबसे कम होगी, है ना, इसकी ऊंचाई सबसे कम होगी, जिसे कि शिवालिक रेंजेस कहा जाता है, शिवालिक श्रेणियां कहा जाता है। एक ये डिवीजन हो गया। बिसाइड्स द पैरेलल डिवीजन या लॉन्गिट्यूडल जो डिवीजन हमने देखा, इसके बाद एक और तरीके से डिवीजन किया जाता है। ये अभी हमने नॉर्थ टू साउथ की बात की है, अब हम ईस्ट टू वेस्ट की बात कर ले तो ईस्ट टू वेस्ट हम देखते हैं कि रिवर वैली के आधार पर, कि मान लीजिए यहाँ पे इंडस है, ठीक है, फिर दूसरी नदी है, फिर हमने कहा कि भाई काली है, घाघरा है, ठीक है, सतलज है, सतलज नदी है, या फिर ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पर नदी रिवर वैली के आधार पर हमने क्या किया, इसका जो डिवीजन है वह कुछ नॉर्थ से लेके ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कर लिया। क्लियर? तो ये दो तरीके से इसका डिवीजन किया जाता है। चलो मैं इसको लिखवा देती हूँ। अब हम लिखते हैं इसको। तो सबसे फर्स्ट, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। डिवीजन दो आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो 3 पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस। अब ये रेंज देखो, लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट भी इसको कहा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 3 पैरेलल रेंजेस में हम इसको डिवाइड करके अब समझ रहे हैं। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों कि जब हम माउंटेन की बात करेंगे तो इसका जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है, देशांतरी विस्तार, क्या कहेंगे इसको, इसका देशांतरीय विस्तार देख रहे हैं। देशांतरीय विस्तार के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वह हम देख रहे थे कि एक्सटेंट और एक्सटेंड। चलिए, तो सबसे फर्स्ट देखो कि इसमें जो नॉर्दर्न सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ये वाली जो रेंज है इसको हम कहेंगे ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय ये फर्स्ट होगी जो सबसे ज्यादा नॉर्थ मोस्ट होगी। सेकंड जो रेंज होगी पैरेलल रेंज होगी, इसको हम कहेंगे लेसर और हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। और थर्ड जो रेंज होगी इसको हम कहते हैं शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ऊंचाई के आधार पर कर दिया। अब देखो जैसे कि अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ग्रेटर हिमालय की जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा है ना, बेसिकली ऊंचाई और माउंटेन का साइन होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी जो एवरेज हाइट है वह कितनी है, 6000 मीटर, 6000 मीटर। और अगर हम लेजर या हिमाचल हिमालय की बात करें तो इसका जो एवरेज हाइट है वह ग्रेटर हिमालय से कम होगा, लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर। और वही हम शिवालिक की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वह इन दोनों से काफी कम होगी और इसकी जो ऊंचाई है एवरेज जो हाइट है 900 से लेकर लगभग 1100 मीटर, ठीक है। तो ये एवरेज हाइट के आधार पर हमने इसकी जो 3 पैरेलल रेंजेस है इसकी हमने बात की, ठीक है। अब देखो ग्रेटर हिमालय इसको हिमाद्री कहा जाता है, हिमाद्री या महान हिमालय,
लेजर हिमालय हिमाचल की बात करें, इसको लघु या मध्य हिमालय भी कहा जाता है, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। और फिर आपका शिवालिक जो रेंज है, इसको शिवालिक श्रेणी ही कहा जाएगा। हिंदी में क्या कहा जाएगा? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। और ये जो वर्गीकरण हमने कैसे किया बच्चों? ऊंचाई के आधार पर। कुछ पॉइंट्स हिंदी में भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहुत अटेंटिव होकर देखोगे तो देखो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रही हो। अब हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख लें कि जब हम ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी रेंजेस है ना। ग्रेटर हिमालय जो है, हिमाद्री जिसको हम कहते हैं, महान हिमालय हम जिसको कहते हैं, उसमें कौन कौन सी रेंजेस है हम बात करेंगे कि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, मकालू, कामेट, कौन कौन सी यहाँ की ऊंची चोटियां हैं। तो माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। क्या इंडिया में है माउंट एवरेस्ट या फिर नेपाल हिमालय में है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आते हैं कि मकालू जो है वह किस रेंज में आएगा, तो ये ग्रेटर हिमालय रेंज का जो है वह पार्ट होगा। सेकंड हम देखेंगे कि इसके अलावा कामेट है, नामचा बरवा है, ये भी इसी का हिस्सा होंगे। कामेट और नामचा बरवा। ये नामचा बरवा जानते हो? नामचा बरवा से कुछ याद आया? ये वही पीक है, वही शिखर है नामचा बरवा, जहां से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह यू टर्न लेती हुई, है ना, अक्षसंज्ञ नमन, आई थिंक हिंदी में वर्ड यूपीएससी ने लिखा हुआ था, जो एक मोड़ बनाती हुई जो है, सामान्य भाषा में कहें कि बीच में अगर पहाड़ है, पर्वत है, तो उसके क्या है, मोड़ बनाती हुई वो जो है इंडिया में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के सादिया विलेज से, कस्बे से, आई थिंक। तो यहाँ पर ये 4 पीक्स है जो कि इसकी हैं। इसके अलावा और भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट की कुछ मैंने आपसे बात की, ठीक है, कि कौन कौन सी जो पीक्स है, श्रेणियां हैं, वह यहाँ पर हो सकती है। आगे हम लेजर हिमालय, लघु हिमालय की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो है, ठीक है, पीर पंजाल, महाभारत एंड धौलाधार, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स है? पीर पंजाल श्रेणियां, रेंजेस, महाभारत श्रेणियां, महाभारत केवल हमारा महाकाव्य नहीं है, रेंजेस भी हैं, है ना। सो पीर पंजाल, महाभारत एंड धौलाधार श्रेणियां, ठीक है। तो ये जो पीक्स है वह आपके लघु या मध्य हिमालय के हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे आउटर मोस्ट रेंज की, जो कि शिवालिक। शिवालिक क्या होगी? आउटर मोस्ट होगी। आउटर मोस्ट रेंज, आउटर मोस्ट रेंज, सबसे ज्यादा बाहरी जो रेंज है वह आपका शिवालिक होगी। और शिवालिक की हमने देखा था कि इसकी जो एवरेज वेज है वह सबसे कम है, 900 से लेके 1100 मीटर के आसपास है। आउटर मोस्ट रेंज में जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो यहां पर क्या मिलेगा? कोटली दून, देहरादून एंड पाटली दून। अब देखो, एक और यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कौन जो है वह किसके लिए फेमस है। तो अगर हम फेमस की बात करें तो जो हिमाद्री या ग्लेशियर, ग्रेट हिमालय है, ये ग्लेशियर्स के लिए फेमस है ना, ये हिमानियों के लिए फेमस है। और वहीं अगर हम लेजर हिमालय की बात करें तो याद रखना कि ये जाना जाता है हिल स्टेशन के लिए। ये फेमस किसके लिए है? हिल स्टेशन के लिए, हिल स्टेशन के लिए फेमस है। और वहीं अगर हम शिवालिक की बात करें तो ये फेमस है बच्चों दून्स के लिए। दून्स के लिए किसके लिए फेमस है? दून्स के लिए जो है वह फेमस है। चलो आओ एक क्वेश्चन बताती हूँ, इस क्वेश्चन को देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समटाइम यूपीएससी इस तरह से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ रही है कि आपको पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया और आपसे 1 वर्ड में क्वेश्चन जो है वह पूछ लिया। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down by river from the main Himalaya range located further north. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and Shivalik are known as, कहाँ की बात हो रही है? ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वह दून्स का है, ठीक है। लाइक
देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। ठीक है, इसकी बात जो है यहाँ पर पूछी गई है। सो आपने देखा कि जो शिवालिक आपकी रेंज है जो कि आउटर मोस्ट रेंज है, और पाटली कोटली एंड देहरादून जो है इनके लिए काफी फेमस है। ठीक है, अच्छा देखो ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे तो ये असिमेट्रिकल एक रेंजेस है, असिमेट्रिकल नेचर है। ठीक है, इसका जो कोर है वह ग्रेनाइट से बना हुआ है। हिमाद्री की हम बात करेंगे तो इसका जो कोर है वह किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है, ध्यान रखना है इस बात को। और अगर हम बात करेंगे हिमाचल या लेजर हिमालय की, ये किसके लिए फेमस है बच्चों? हिल स्टेशन के लिए फेमस है। और यहां पे आपको याद रखना कि संपीड़ित और परिवर्तित शैलो मतलब कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड और अनअल्टरेटेड और जो अल्टरेटेड रॉक है इससे बना हुआ है। वैली ऑफ कश्मीर है, कांगड़ा है। वैली ऑफ कश्मीर यूपीएससी पूछ चुका है कि ये कश्मीर घाटी जो है वह किस किस रेंज के बीच में है। ये सारी चीजें मैप में देखने आपको आनी चाहिए, है ना, अभी मैप भी दिखाती हूँ। और साथ में कुल्लू वैली, ये सब कहाँ पर है? तो कौन सी वैली, कौन सा जो पीक है या माउंटेन है वह कहाँ पर है, किस हिमालय में है, किस स्टेट में है, हर तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपका काम है हर तरीके से याद करना। ठीक है, तब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपसे इजीली बच जाएगा। ठीक है, शिवालिक आउटर मोस्ट की जब हम बात करेंगे तो हमने देखा कि ये कंपोज्ड है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि हिमालय जो है वह एक दूसरा भी इसका जो डिवीजन है वह किया जाता है। लेकिन हिमालय से एक क्वेश्चन और देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट, अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। नंबर ऑफ वैलीज at the northernmost range known as the Great और Inner Himalaya और हिमाद्री। ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री, नॉर्दर्न मोस्ट की बात हो रही है, साउदर्न सदर्न मोस्ट या फिर आउटर पार्ट की बात नहीं हो रही। तो शिवालिक को सोचो, किसकी बात हो रही है? हिमाद्री, है ना। एंड द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। कोर ऑफ दिस पार्ट दैट मीन्स इनर हिमालय की बात हो रही है। सो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखो मैंने यहाँ पर हिमालय माउंटेन्स और इन सब के जो मेन स्क्रीनशॉट जो है वह बुक के पेजेस लगा रखे हैं। जब पीडीएफ को पढ़ोगे आपको कंप्लीट फील आएगा कि चलो बुक नहीं देखना हमें, इसमें है। लेकिन मैं यही कहूँगी हार्ड कॉपी ज़रूर रखो अपने साथ, है ना। बुक में देख लिया करो, पढ़ लिया करो, बुक से काफ़ी चीज़ें कवर होती है। एक और क्वेश्चन देखो तो यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इन इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। क्या केवल 5 स्टेट में है? अभी मैप देखोगे तो समझ में आएगा कि 5 नहीं, इससे ज्यादा है। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। वेस्टर्न घाट की भी आज हम बात करेंगे, नो ये भी गलत है। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली, यस केवल यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो जब मैं लेक्स वगैरह पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी पुलिकट लेक के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 में क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था। एक तरफ पीक माउंटेन्स लिखा हुआ है, ठीक है, पीक लिखा हुआ, कौन सी चोटी है, किस माउंटेन में है? नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय। नामचा बड़वा गढ़वाल, नंदा देवी कुमाऊं एंड नोक्रेक सिक्किम हिमालय। ठीक है, आपको इसमें बताना था करेक्टली मैचेस जो है वह कौन सा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर, लेकिन इसके पहले आपको एक दूसरा जो डिवीजन है वह समझना होगा। आप 3 पैरेलल रेंजेस समझ गए। देखो मैप में आपको क्या करना है, जैसे कि देखोगे आप, ये नामचा बरवा है, ठीक है, जो कि 7756 मीटर इसकी हाइट है, और यहीं से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह आती है। एक फैक्ट याद हो गया। देखो आपको पता है बच्चों, ये माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आपको पता है ये नेपाल हिमालय में है, पर अभी हमने नेपाल हिमालय नहीं पढ़ा। तो अभी तक हमने ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन भी कहाँ पढ़ा, है ना। ये देखो ये कंचनजंगा है, यहाँ पर ये कंचनजंगा है, ठीक है, बुमला दर्रा है, पासेस है, या ये मकालू श्रेणी है, मकालू, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अन्नपूर्णा है, यहाँ इसके ऊपर धौलागिरी है, ठीक है, यहाँ पर ये नंदा देवी है, ठीक है, मानसरोवर लेक है, ये तो छोड़ो, ये शिवकिला दर्रा है, ये कामेट पर्वत है, ये बारालाचा पास है। देखो अब यहाँ पर आ गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये है बच्चों काराकोरम, ठीक है, ये काराकोरम रेंज है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जास्कर रेंज है, काराकोरम है, ये जास्कर रेंज है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो क्वेश्चन आता है कि ये जो है इसको आप नॉर्थ से लेके साउथ जमाइए, मान लीजिए 3 यहाँ पर आपको कोई भी जो पर्वत श्रेणी है वह दे दी जाए। यूपीएससी ने इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा भी है, लेकिन उसमें जैसे कि अन्नपूर्णा है, धौलागिरी, इस तरह के, मकालू है, कंचनजंगा, इन 4 को दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसे नॉर्थ से लेके
ईस्ट से लेके वेस्ट जो है वह जमाइए, किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको यही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काराकोरम है, फिर आप देखेंगे कि लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, और यहाँ पे ये बारालाचा दर्रा है, पास है, ठीक है, ये जोजिला दर्रा है, यहाँ पे ये नागा पर्वत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका आप देखेंगे पामीर नोट है, पामीर ग्रंथि, ठीक है। हिंदू कुश पर्वतमाला यहाँ है, कुल्लू पर्वतमाला इसके ईस्ट में है। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो मैप जो है वह ठीक से देख लेंगे आप। आओ थोड़ा सा ईस्ट की बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट की, है ना। ये देखो यहाँ पे पटकाई बूम श्रेणियाँ हैं, यहाँ पे ये नागा हिल्स हैं, ये गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंती हिल्स हैं। तो ये बेसिकली सारी हिल्स हो गई। तो एक हमने जो डिवीज़न देखा इसको समझ लिया। अब आगे बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट हम बात करेंगे। हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। और जानते हो ये जो डिवीजन है वह किस आधार पर किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, है ना। नदी घाटी के आधार पर इसको, नदी घाटी के आधार पर पूर्व से पश्चिम इसका विभाजन किया जाता है। और वहीं जब हम पैरेलल समानांतर श्रेणियों की बात करेंगे तो ये जो विभाजन था जो हम देख चुके हैं वह ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर था। तो सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब देखो वेस्ट टू ईस्ट की जब हम बात करेंगे कि ये आपका पूरा, ये हिमालय की 3 श्रेणियां यहाँ पर हो गई। ये 1 हो गया मान लो, है ना, ये 2 हो गया, और यहाँ पर ये जो रेंज है ये तीसरी रेंज हो गई। अब हम इसका जो डिवीजन है एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम कैसे कर रहे हैं? रिवर वैली के बेस पर। अब देखो कौन कौन सी रिवर कहाँ पर है, थोड़ा बहुत आइडिया है? नहीं है, कोई बात नहीं। हम कहाँ से शुरू करें? चलो हम शुरू करते हैं, ये जो डिवीजन है वह हम इंडस से करना शुरू करते हैं। इंडस वैली, है ना, सिंधु घाटी, सिंधु नदी घाटी, सभ्यता नहीं पढ़ रहे हैं हम, इंडस रिवर वैली की बात कर रहे हैं। तो इंडस वैली से लेकर हम आते हैं सतलज तक, सतलज रिवर, ठीक है। सतलज से कहां तक चले? सतलज से आ जाओ, इंडस सबसे वेस्ट में है, ध्यान रखना, सबसे वेस्ट में। फिर उसके बाद जो है वह सतलज रिवर वैली है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? काली रिवर की। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा? काली रिवर होगा। फिर देन तीस्ता रिवर, फिर तीस्ता रिवर, तीस्ता के बाद फिर देहांग रिवर है, देहांग रिवर। और फिर सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि सबसे वेस्ट में तो इंडस था, और सबसे ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिर ब्रह्मपुत्र की बात, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखो कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 6 रिवर वैली देख ली। अब हम देखते हैं कि इसके बीच के पार्ट को क्या क्या कहा जा सकता है, कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो इंडस एंड सतलज के बीच का ये जो हिमालय रेंज, मान लो जो भी यहाँ पर हिमालय रेंज है, इसको कहा जाएगा पंजाब हिमालय। क्या कहा जाएगा? पंजाब हिमालय। और अगर हम इसका और भी सब डिवीजन करते हैं रीजन बेस पर, तो कश्मीर में कह दिया कश्मीर हिमालय, कश्मीर में क्या कह दिया कि ये कश्मीर हिमालय है, ठीक है। जैसे कि मान लो कश्मीर में जो श्रेणियां आती हैं उसको हमने कश्मीर हिमालय कह दिया, या फिर इसको रीजनली हिमाचल हिमालय भी कह दिया जाता है स्थानीय रूप से, या हिमाचल हिमालय, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडस से लेके, अब देखो क्वेश्चन आ गया, सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? सतलज और इंडस। और इंडस जो है वह सबसे वेस्ट में है, ब्रह्मपुत्र जो सबसे ईस्ट में है, ठीक है। अब देखो कि सतलज और काली, सतलज और काली के बीच का जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं या गढ़वाल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको कुमाऊं हिमालय कह दिया जाता है, समटाइम्स उत्तराखंड हिमालय भी लोग जो है वह कह देते हैं। तो ये जो हिमालय आपका होगा ये आपका कुमाऊं हिमालय होगा। अब देखो काली और तीस्ता के बीच का जो हिस्सा है, काली और तीस्ता के बीच का जो हिस्सा है इसको हम क्या कह देंगे? नेपाल हिमालय कह देंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इसी में है, जिससे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, ये 11 में पढ़ेंगे। अब देखो तीस्ता और देहांग के बीच की बात करेंगे तो इन दोनों रिवर वैली के बीच में जो भी माउंटेन एरिया पड़ रहा है
उसको हम कह देते हैं असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय में ये चोटी है, ये पीक है। और इसके बाद जब हम दिहांग और ब्रह्मपुत्र के जो बीच का पार्ट है इसकी बात करेंगे तो इसको पूर्वांचल रेंज कह दिया जाता है, जिसको कि आप पूर्वांचल रेंज कहा जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियां आपने सुनी होगी ना, पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, ये असम हिमालय है आपका। तो अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं, अब ध्यान से सुनिएगा, ये लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट नहीं है, देशांतरीय विस्तार नहीं है। हमने अगर नदी घाटियों के आधार पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इन हिमालयस को असेंडिंग या डिसेंडिंग जो ऑर्डर है या फिर किसी क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए आ जाए तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम एंड देन पूर्वांचल। क्लियर? और रिवर वैली पे आ जाए तो सतलज, काली, देखो बीच की बेसिकली 4 याद करो। इंडस और ब्रह्मपुत्र तो वैसे भी याद रह जाएगी। इंडस वैसे क्योंकि वो भारत के बाहर निकल के पाकिस्तान में बह रही है, और ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर रही है। जो इन्फॉर्मेशन याद है ना उस पर फोकस मत करो। अब भूलोगे क्या भूलोगे? इन 6 नदियों में से बच्चों भूलोगे क्या? सतलज, चलो सतलज भी याद रह गया। अगर काली, तीस्ता, दिहांग ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, अब दिहांग भी आपको पता है कि ये कहाँ की है, नॉर्थ ईस्ट वाली रिवर है, तो आपको दिहांग भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो फिर काली, तीस्ता, तो इस तरीके से आप कोशिश किया करो कि कैसे आप किसी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। क्लियर? चलो, तो ये हमारा हिमालय खत्म हो गया। माउंटेन जो है आपका बच्चों खत्म हो गया। दोनों डिवीजन हमने इसमें देख लिए, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक रेंजेस, एंड यहाँ पर हमने वेस्ट टू ईस्ट जो है इसकी बात जो है वह कर ली। ठीक है, चलिए एक और यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग। तो यू ट्रेवल इन हिमालय, आप जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किताब से पढ़ा होना चाहिए, जरूरी नहीं वहां जाके, और वहां जाके देखोगे तो कौन सा समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखो आपको क्या क्या मिलेंगे। एंड विच अबव कैन बी सेड टू बी एविडेंस ऑफ हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन्स। एक युवा वलित पर्वत है, एक तो यंग है, अभी भी ये जो है वह शेप ले रहा है, इसलिए आप रिसर्च में सुनते होंगे कि माउंटेन की जो ऊंचाई है वह बढ़ रही है या कम हो रही है। आप इस तरह की रिसर्च सुनते हैं ना, इस तरह की रिपोर्ट सुनते होंगे। तो यहां पर देखो यंग और फोल्ड माउंटेन क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो लेयर्स है इससे बना हुआ है, लाइक आल्प्स, लाइक एंडीज रेंजेस। सो आपको क्या मिलेंगे? डीप गॉर्जेस, यूटर्न रिवर, हिमालय की बात हो रही, तो हिमालय नदी तंत्र में हम क्या देखते हैं कि नामचा बरवा के पास से जो रिवर है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र, वो टर्न लेकर आ रही है और इसे हम यू टर्न रिवर कह देंगे। ठीक है, ये भी है डीप गॉर्जियस, गहरे महाखंड। इतनी ज्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर है कि जब वो अपने लिए रास्ता नहीं ढूंढती, रास्ता ढूंढती है, जो नदियां बह रही है और रास्ता ढूंढती हैं वो नदियां प्रायद्वीप भारत की होंगी, पेनिनसुला प्लेट्यू की नदियां होंगी, क्योंकि वहां पर जो प्लेट्यू उतना ज्यादा फ्लो नहीं दे पाते, आराम से जा रही है फिर डेल्टा बनाते हुए टहल टहल के। लेकिन यहाँ पर इतनी फास्ट फ्लोइंग रिवर है कि वो क्या करेंगी? रास्ता नहीं ढूंढेगी, पहाड़ों को काट के रास्ता बना लेगी, एक डीप गॉर्जेस जो है वह बन जाते हैं। पैरेलल माउंटेन रेंजेस, यस डेफिनेटली। स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ऑल 4 क्लियर है, हिमालय क्लियर है। अब एक बार सारी जो रीडिंग है वह ठीक से कर लोगे, सारी जो रीडिंग है वह ठीक से कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सेकंड, और ये कंप्लीट हो गया हमारा, माउंटेन जो है वह कवर हो गया है ना। अब हम सेकंड पे आएंगे, नॉर्दर्न प्लेन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ, सेम वही करना है जैसे हिमालय के साथ पढ़ा हुआ था ना, माउंटेन के साथ, कि हमने उसको डिवाइड करके पढ़ लिया था, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से हम नॉर्दर्न प्लेन को भी पढ़ेंगे कि ये सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन की, नॉर्दर्न प्लेन कहते किसे, उसके बाद इसका डिवीजन। तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज अ पंजाब प्लेन। The largest part of the northern plain is formed of the older alluvium and the Ganga plain extend between the Ghaggar and Teesta. करें इसको भी कवर। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है। अब देखो बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन कौन सा हिस्सा हो गया? डेजर्ट वाला हिस्सा थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी भारत का मैदान भी इसको कह दिया जाता है।
उत्तरी भारत का मैदान। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस पहले हम देख लें, है ना। तो हम देखेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट जो है ये फैला हुआ है। लगभग इसकी लंबाई उतनी ही होगी जितने की माउंटेन की है, जितने की हिमालय की थी, लगभग उतनी ही लंबाई जो है इसकी होगी, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि ये बेसिकली बना कैसे है। यहाँ पर देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर हम ये गंगा रिवर की बात करेंगे और यहाँ हम बात करेंगे इंडस रिवर की, है ना। तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इसके संबंध में मिलती है वह ये है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है फॉर्म बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम। किससे बना है? फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, 3 मेजर रिवर सिस्टम। और ये 3 नदियां कौन कौन सी है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। वेस्ट में ये है, ब्रह्मपुत्र ईस्ट में होगी, ठीक है, और मिडिल पार्ट में होगा गंगा। सो यहाँ पर साथ ही ये देखो कि अगर यहाँ पर इन रिवर सिस्टम के द्वारा बनी हुई है, माउंटेन से देखो जो रिवर उतरती है बच्चों, ये इतनी ज्यादा फास्ट फ्लोइंग होती हैं कि ये अपने साथ बहुत सारे पत्थर लाती हैं। तो सबसे नीचे तो पत्थर ही छोड़ दिए पहाड़ों से उतरते हुए, आगे जाके नदियों का जो फास्ट फ्लोइंग जो था वो थोड़ा सा स्पीड कम होगा, तो आगे जाकर थोड़ा सा मिट्टी, कंकड़, छोटे पत्थर आपको मिलते हैं, दलदली एरिया बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो कई तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियां अगर बह रही हैं तो ये अपने साथ लेकर आती है जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल जो सॉइल होता है, ठीक है। तो यहां पर इससे ही ये जो है वह बना होता है, तो फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी से ये मैदान जो है वह बने हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी किस किस फसल के लिए अच्छी होती है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। साथ ही देखो अगर यहां पर हम इसके विस्तार की बात करें तो अगेन इसका जो ये विस्तार है ना, अगर इसका हम यहाँ पर लंबाई देखें, ठीक है, डिस्टेंस देखें, ये कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 2400 किलोमीटर। जब हमने डिस्टेंस देख ली तो आपके दिमाग में क्या इसकी ब्रॉडनेस के बारे में नहीं ख्याल आना चाहिए कि लगभग ये चौड़ा कितना है? अगर ऑन एवरेज हम कह लें, देखो एक्यूरेट आपको डेटा नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं पर 240 ना लिख के 250 लिखा हो, पर परेशान नहीं होना है। आप अगर उसके लमसम डेटा जानते हैं कि 250 के आसपास है या फिर 240 से लेके लगभग 320 किलोमीटर जो है, ये क्या है? इसकी ब्रॉडनेस है, ठीक है। ये यहाँ पर इतने चौड़े हैं, इसकी विड्थ जो है वह कितनी है? 240 से लेके 320। और लॉन्ग हम डिस्टेंस की अगर हम बात कर ले तो 2400 किलोमीटर ये लॉन्ग है, ठीक है। बने किससे है? 3 रिवर सिस्टम से, और ये रिवर्स जो है वह एल्यूवियल जो सॉइल है उसको बहा कर लाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, केवल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर ले, पूरे वर्ल्ड की। शुरू से जब हिस्ट्री में पढ़ते हो तब क्या पढ़ते हो? इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब नील सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, मिस्र सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, है ना। तो हम देखते हैं बेसिकली कि जितनी भी शुरुआत में जो नगर सभ्यताएं बनी वो कहाँ पे बनी? नदी घाटियों, रिवर वैली के आसपास। क्यों? क्योंकि वहाँ की लैंड भी फर्टाइल थी, वाटर भी एडिकेट जो है, एडिकेट वाटर सप्लाई भी अवेलेबल था। जीने के लिए और क्या चाहिए? तो यहाँ पर कृषि कर लेगा आदमी, जिएगा उससे। ज्यादातर सभ्यताएं नदी किनारे क्यों विकसित हुई? हिस्ट्री में पूछा जाता है। अब देखो क्यों विकसित हुई। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये हाईली बेसिकली डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। डेंसली पॉपुलेटेड। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये डेंसली पॉपुलेटेड है। अब आपका कर्तव्य बनता है बच्चों, ठीक है, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाके सेंसस 2011 के आंकड़े देखें और उसमें ये देखें कि यहाँ पर मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, आप इन क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका आप देख लेना कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व की हम बात करेंगे वह बहुत ज्यादा हायर होगा कंपैरिजन अदर स्टेट। क्यों? उस रीजन मैं आपको बता देती हूं। तो ये बेसिकली डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिच सॉइल है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो सॉइल है वह कैसी है? रिच सॉइल है या फर्टाइल लैंड हम कह लें। पर्याप्त मात्रा में जल है, एडिकेट वाटर सप्लाई है, पर्याप्त जल संसाधन है, क्लाइमेट फेवरेबल है, फेवरेबल क्लाइमेट है,
ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट है। तो ऐसे में ये जो एरिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव एरिया है। ठीक है, तो ये इसका हमने दूसरा साइड भी देख लिया। बिसाइड्स द आपका ज्योग्राफी एंड फिजिकल फीचर्स, ये डेंसली पॉपुलेटेड है और एग्रीकल्चरली बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि चाहे राइस हो या वीट हो तो इसी बेल्ट में ऐसे स्टेट पड़ेंगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बाकी सब में होंगे। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हम इसके डिवीजन देख लें। हाँ, डिवीजन 2 टाइप्स, हम इसके डिवीजन को जो है वह 2 तरीके से देखते हैं। फर्स्ट डिवीजन देखो, नॉर्दर्न प्लेन, northern plains is broadly divided into 3 sections, divided into 3 sections, 3 sections and again जब हम सेकंड इसका डिवीजन देखेंगे, ठीक है, सेकंड इसका डिवीजन देखेंगे तब हम देखेंगे कि इसको 4 रीजन में अगेन डिवाइड किया जाता है। 4 क्षेत्रों में कैसे बांटा जाता है उस पर भी हम आएंगे। ये छोटा सा है, पहले इसको पढ़ लो, है ना। सो नॉर्दर्न प्लेन को जो डिवाइड किया यहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, है ना। और ये सेक्शंस हमने कैसे डिवाइड किए, ईस्ट वेस्ट इस तरफ से। तो हमने देखा कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, इसका जो वेस्टर्न प्लेन है, ठीक है, वेस्टर्न प्लेन है, कहाँ पर पड़ेगा, ये पंजाब। तो इसको हम पंजाब प्लेन भी कह देते हैं, पंजाब का मैदान। तो वेस्टर्न जो प्लेन है, ठीक है, इसको हम पंजाब प्लेन्स भी कह देते हैं। और ये ज्यादातर यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं, पंजाब प्लेन्स। यहाँ पर कौन कौन सा, तो इंडस रिवर सिस्टम ही तो है। तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखो यूपीएससी ने इंडस सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वह कहाँ कहाँ इसको ज्वाइन करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इंडस रिवर सिस्टम से। आगे हम देखेंगे कि ये जो रिवर सिस्टम है ना, वो ज्यादातर फेमस है दोआब्स के लिए, है ना। ये किसके लिए फेमस है, दोआब्स। दोआब का मतलब क्या है, जैसे कि पंजाब, दोआब का मतलब है बेसिकली कि जहां पर 2 नदियों का जो जल है वो मिल रहा हो, तो 2 जो रिवर्स है ना, वो आपस में मिल रही हो। जैसे कि पंजाब का, पंजाब मतलब पंच प्लस आब इसको कहा जाता है, ठीक है, पंच प्लस आब मतलब 5 नदियां, है ना। तो इस तरीके से उसके बीच का जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। सो बेसिकली ये नोन है वेस्टर्न जो प्लेन है, जैसे कि पंजाब प्लेन्स भी कहा जाता है। और ये दोआब के लिए फेमस है, मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। सेकंड हम इसमें कहेंगे कि सेकंड जो है वह कौन सा है, गंगा प्लेन, जो बीच वाला हिस्सा है। अब गंगा प्लेन कह रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि ये जो है वह गंगा रिवर सिस्टम, गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है उसके द्वारा अपवाहित, ये इसका वाटर कैचमेंट पूरा एरिया होगा। तो ज्यादातर हम देखेंगे कि घग्गर और तीस्ता रिवर, है ना, कौन कौन सी, घग्गर और तीस्ता रिवर, घग्गर एंड जो तीस्ता रिवर के आसपास का जो एरिया होगा। और लास्ट आपको पता ही होगा, अपने आप समझ गए होंगे कि तीसरा जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाएगा। तो ब्रह्मपुत्र, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, तो फर्स्ट इसमें क्या देखा हमने, वेस्टर्न गंगा और थर्ड ब्रह्मपुत्र, जिसको कि हम ईस्टर्न मोस्ट प्लेन भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न प्लेन हो गया। क्लियर, चलो आ जाओ। अब ये 4 रीजन कैसे डिवाइड किए इसको हम समझ लें थोड़ा सा। ये 4 रीजन कैसे डिवाइड किया इसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो। हमने देखा कि ये बने कैसे हैं, ये माउंटेन्स से बने हुए हैं। सबसे पहले नॉर्थ में हमने माउंटेन्स की बात की थी, है ना। ये आपका क्या है, माउंटेन्स है, ये हिमालय है। तो हमने देखा कि हिमालय का जो रिवर सिस्टम है उसके द्वारा बेसिकली ये जो प्लेन है वह बना हुआ है, पूरा जो मैदान है वह बना हुआ है। तो ये माउंटेन्स। अब देखो यहां से ये जो नदियां बच्चों उतरेंगी नीचे, है ना, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि यहां पर क्या होगा कि जब ये नीचे उतरेंगी तो अपने साथ रॉक, बहुत हैवी जो मटेरियल है वह लाकर जस्ट जैसे ही माउंटेन्स खत्म हो गए यहाँ पे छोड़ देंगी। अब ये जो हैवी रॉक्स है इसको एक नाम दिया गया है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर आपको हैवी मटेरियल दिखते हैं, हैवी जो मटेरियल है, ठीक है, जो ये रॉक्स है, यहां पर आप याद रखना कि ये जो है इसको कहा जाता है भाबर। हिंदी में भी भाबर ही कहते हैं, भाबर बेल्ट होती है। अब देखो इतने बड़े बड़े पत्थर है कि नदी उसमें से नीचे चुपचाप बह रही है, और अगर
चुपचाप बह रही, पता नहीं चल रहा, कहीं कहीं ये जो रिवर है वह गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी बेल्ट है जिसमें ये रिवर्स जो भाबर प्रदेश में गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, वह रीमर्ज कहाँ पर होती है, उस पर भी हम आएंगे। तो ये क्या है बच्चों, भाबर प्रदेश है। ठीक है, भाबर प्रदेश है, पहला भाबर प्रदेश हो गया। अब देखो यहां पर हमने देखा कि इसकी जो विड्थ है वह कितनी होगी, विथ 8 से 16 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ होगी। ठीक है, हैवी मटेरियल रॉक होगी और यहां पर जो रिवर्स है वह डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर, जो रिवर्स है वह डिसअपियर, गायब हो जाएगी। गायब नहीं होती, पत्थरों के नीचे से चुपचाप बह रही थी। अब आगे देखो एक और पार्ट, अब आगे जाते जाते आप देखेंगे कि पत्थर छूट गए। अब आगे रिवर का जब फ्लो कम हो गया तो उतने बड़े जो मटेरियल्स हैवी रॉक्स थे उसको बहा ले जाएगी या उसको वहीं छोड़ देगी, छोटे कंकड़ पत्थर बहाएगी, अब वही करेगी, है ना। तो अब क्या है, छोटे कंकड़ पत्थर थोड़े से, और यहां पर ये जो छोटे कंकड़ पत्थर अब थे, ठीक है, ये छोटे छोटे हो गए, थोड़ा सा आ रहा समझ में, बना लेना देखो इसको, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो छोटे कंकड़ पत्थर थे बच्चों, इसको हमने कहा तराई प्रदेश, तराई बेल्ट, तराई प्रदेश हमने इसको कहा। ठीक है, और यहां पर जो रिवर्स हैं वे री इमर्ज हो जाती हैं, पुनः प्रकट हो जाती हैं, रिवर्स जो है। ठीक है, और यहां पर देखो अगर यहां पर रेत और छोटे छोटे टुकड़े आए हुए तो ये बेसिकली एक स्वैम्पी सा बन जाता है। ठीक है, एक दलदली एरिया सा बन जाता है, एक वेट एरिया बन जाता है, जो ज्यादातर केवल जो बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है उससे ढका होता है। अब चलते हैं एक और लास्ट जो इसका पार्ट बचता है। अब आगे जाते जाते जो रिवर है वह क्या लेकर जाएगी, अब छोटे छोटे जो कंकड़ थे या फिर जो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि तराई बेल्ट में स्वैम्पी और वेट बनाने के बाद क्या हुआ, आगे जाकर इसने स्पष्ट जो मैदान है वह बनाए। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि अब जो है वह क्या होगा, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ बेसिकली बाढ़कृत मैदान इसको कहा जाता है ना। अब ये जो है वह जलोढ़ है, एल्यूवे प्लेन हम इसको कह देते हैं। ठीक है, जलोढ़ मैदान। अब देखो इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है बांगर, एक होता है खादर और एक होता है बांगर, है ना। सो खादर याद रखना कि खादर जो है वह न्यू डिपॉजिट्स है, जो नए निक्षेप नदी लेकर आई है हर बार, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, न्यू डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, और जो भांगर है बच्चों ये क्या है, ये ओल्ड एल्यूवाइल है, ये ओल्ड डिपॉजिट्स है। सो जो न्यू बाढ़ का इतना एक पॉजिटिव कहीं तो पॉजिटिवनेस, मतलब हर एक चीज की अगर आपको पॉजिटिव, जैसे कि अर्थक्वेक है आप कहोगे कि इसका भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होगा, जैसे कि हम बाढ़ का कहें तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट शायद 1 या 2% ही होगा, और वो 1 या 2% यही हो सकता है कि बाढ़ के साथ जो है एक एलुवाइल जो सॉइल है, और स्पेशली जब हम खादर की बात करेंगे तो ये न्यू डिपॉजिट्स लेकर आती है जो कि बेसिकली फर्टाइल होते हैं। आया समझ में, नॉर्दर्न प्लेन समझ में आया, किस किस को नहीं आया, समझ में आया नहीं आया बताइए। तो ये यहां पर फर्स्ट क्या हो गया, भाबर प्रदेश, सेकंड तराई प्रदेश, और चौथा जो है वह जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ में भी दो, एक हो गया खादर, एक हो गया बांगर या भांगर आपको मिलता है। सो बांगर मतलब जो पुराना जलोढ़ है और खादर मतलब जो नया जलोढ़ है। क्लियर हो गया, आगे तो सब छोटा छोटा है, लेकिन हाँ हमें जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इसको थोड़ा सा समझने में और जोर आने वाला है। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सो हम नॉर्थ से लेके ही चीजों को समझते आ रहे हैं। चलो माउंटेन हो गया, हमारा प्लेन हो गया, अब हम बात करेंगे इस रीजन की, समझेंगे इस रीजन को। ठीक है, चलो इसी को कॉपी करती हूँ। ओके
क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब जो तीसरा और इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, द पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। तो पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और उसके बाद चलते हैं इसको समझने के लिए। तीसरा जो फिजिकल डिवीजन हमने देखा, द पेनिनसुला प्लेट्यू। माउंटेन नहीं लिख रही हूं, प्लेट्यू लिख रही हूं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा ये बताओ पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने प्लेन की बात की, माउंटेन की बात की, प्लेट्यू और माउंटेन में डिफरेंस देखा। पेनिनसुला की बात करें तो इसका मतलब क्या है? पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट जो तीन तरफ से समुद्र में घिरा हुआ हो। पेनिनसुला रीजन मतलब बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला मतलब बाउंडेड बाय सी, बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। ऑन एक और साइड्स रह गई। अगर मान लो यही 4 साइड से होता, आइलैंड होता। 4 साइड से अगर वाटर बॉडीज हैं, है ना, एक टुकड़ा बीच में है लैंड का, तब क्या होगा? उसको हम क्या कह देंगे? आइलैंड कह देंगे। 3 साइड से तब क्या होगा? पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला कहेंगे। क्लियर है इतना? सो आगे देखो कि अब हम बात करेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू की। सो बेसिकली बच्चों ये एक टेबल लैंड की तरह है, कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टल इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये आग्नेय और कायंतित चट्टानों से ये जो पूरा रीजन है ये बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है वह प्लेट्यू है। प्लेट्यू का मतलब ये क्या है? ये प्लेट्यू है, ये पेनिनसुला प्लेट्यू है। इसका मतलब क्या है? एक टेबल के आकार की तरह, जैसे कि आप मेज देखते हैं, टेबल देखते हैं, उसके आकार की तरह है। एंड इट वॉज फॉर्म्ड, जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा टूटा था ना, उससे ये बना था। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग and drifting, breaking due to the important words अच्छे से लिख देना चाहिए, है ना। breaking and drifting, it was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, of the Gondwana लैंड। क्लियर? चलिए, सो बेसिकली यह ब्रॉड है, शैलो वैलीज हैं, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज हैं, राउंडेड हिल्स हैं, यहां पर राउंडेड हिल्स हैं, ठीक है। क्लियर है? तो गोंडवाना भूमि जब टूटी, अपवाहित हुई, उससे ये बना। और यहाँ पर ये किससे बना हुआ है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था। यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछ दिया था। क्लियर है इतना? अब देखो, अब ये इसको समझने में थोड़ा सा जोर आएगा। समटाइम्स आप देखते हैं कि अगर आपने स्टार्टिंग से कोई खुल्लर या फिर और भी कई ऐसी किताबें आती हुए उठा ली अगर ज्योग्राफी की, गलती से भी कभी नहीं समझ पाओगे। फर्स्ट स्टेप ही यही होता है। देखो, जब सीधा सीधा रास्ता आपको पता है कि ये बेसिक कवर कर देगा, फिर स्टैंडर्ड आसानी से समझ जाएगा, तो अपने लिए गलत या कठिन रास्ता क्यों चुनना? सीधे तरीके से चलो ना। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली इसको हम ब्रॉडली तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको अगर देखें, प्रायद्वीपीय पठार को हम समझने के लिए बच्चों ब्रॉडली तरीके से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगा सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि फर्स्ट, और सेकंड होगा दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये होगा सेकंड। अब देखो, इसका थोड़ा सा हम एरिया देख ले कि एरिया जो है वह क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन सबको हम यहाँ पर थोड़ा सा घेर लेते हैं। तो ये जो एरिया आप देखते हैं,
ये जो एरिया आप देख रहे हैं, हाँ ये गंगा वाला जो है वह छोड़ देते हैं पार्ट, है ना, गंगा वाला मत समझना बच्चों, जो उत्तरी मैदान है उसके बाद उसके साउथ में जो एरिया है ये वाला एरिया आपका मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुला जो रीजन है, पेनिनसुला प्लेट्यू, इसको समझने के लिए हम 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। समटाइम्स होता क्या है, कुछ एरियाज भले एक ही रीजन हम उसको फिजियोग्राफिक बेस पर कह दें, बट उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, उस आधार पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर एक हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, है ना, और फिर दूसरा हमने कहा कि ये जो एरिया है जो ट्रिंगुलर शेप में है ना, ये जो एरिया है जो यहाँ पर ये त्रिभुजाकार में है, ये आपका क्या है, दक्कन प्लेट्यू। दक्कन का पठार, यही तो मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि जो दक्कन प्लेट्यू है उसके रिसोर्सेज जो है वह क्या क्या है। अब हम इसकी थोड़ी सी बाउंड्रीज बना लेते हैं, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट मैप में बता दूं सारी चीजें, है ना, अलग से बता देती हूँ ब्लैंक पीपीटी में। चलो तो यहां पर कुछ एरिया इसका भी लगेगा। चलो फर्स्ट जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड की हम बात करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, अब देखो अब इसको भी कैसे समझते हैं, सामान्य चीजों में समझो, केवल सीधी किताब उठाकर उसको पढ़ना शुरू कर दोगे ना, केवल बहुत नामुमकिन सी बात है कि आपको याद हो जाए कि अच्छा इसके ईस्ट में ये है, इसके वेस्ट में ये है। ज्योग्राफी को जब भी पढ़ो ना, थोड़ा सा मैप करके, थोड़ा सा कष्ट करो, एक पेज उठा लो, पेन ले लो, फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके पढ़ो ना, कैसे नहीं याद रहेगा। तो देखो पढ़ने का तरीका होता है हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। अब देखो कि ये जो मध्य उच्च भूमि है ये कहाँ से है। सो बेसिकली हम देखेंगे कि जो सतपुड़ा और विंध्य रेंज जो है वह साउथ में है, सेंट्रल हाईलैंड इसके साउथ में क्या है, सतपुड़ा विंध्य रेंज, सतपुड़ा एंड जो विंध्य पर्वतमाला है, जो विंध्य रेंज है, ठीक है, वो इसके साउथ पोर्शन में होगी। आगे अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें और वेस्ट की बात करें तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट है ये होगा अरावली श्रेणियां, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और अगर स्पेशली अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में इसके क्या होगा, राजस्थान डेजर्ट होगा, राजस्थान डेजर्ट होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी जो चर्चा है वह ईस्ट की बात कर लेते हैं, तो छोटा नागपुर जो है वह ईस्ट में होगा, इसके ईस्ट में क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का जो पठार है। तो और लोकली अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो इसका ईस्ट है इसको लोकली देखो, समटाइम्स क्या होगा, स्थानीय रूप से भी कुछ नाम रख लिए जाते हैं ना, तो लोकली जैसे कि आप बुंदेलखंड और बघेलखंड सुनते हैं, हो सकता है बुंदेलखंड से कुछ लोग देख भी रहे हो, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो बुंदेलखंड एंड जो बघेलखंड है, ठीक है, ये लोकली ईस्ट के जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका हिस्सा होंगे। तो यहाँ पर हमने नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ डेजर्ट ऊपर लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नॉर्थ में राजस्थान का जो डेजर्ट है वह होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है, सो बेसिकली हम देखते हैं कि नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, इसको ही हम कह देते हैं मध्य उच्च भाग, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। आपको पता है ना नर्मदा रिवर है ना, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर जो है इसके उत्तर वाला जो भाग है ना, एंड मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यूज, हमने देखा था कि यहाँ पर मालवा प्लेट्यूज हैं। सो मेजर
एरिया ऑफ मालवा का पठार, ऑफ मालवा प्लेट्यू, ठीक है। ये जो एरिया है इसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। अब सेंट्रल हाईलैंड की बात हो गई, अब आगे हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी, दक्कन प्लेट्यू की, ठीक है। सो देखो आगे हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंगुलर शेप में आपको दिख रहा है, ये दक्कन का पठार है। अब समझ में आएगा कि जब सेंट्रल हाईलैंड पढ़ोगे तब आप ये नहीं सोचोगे ये एरिया है ना, और जब आप दक्कन का पठार पढ़ोगे तब आप इस एरिया को इमेजिन नहीं करोगे। अगर देखो मैप आप सही सही इमेजिन कर लेते हो है ना, तब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपसे बनने की जो एक हम कहें प्रोबेबिलिटी जो है वह ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ज्योग्राफी हमें मैप से ही पढ़ना है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो वो ये है बच्चों कि ये जो है वह एक ट्रेंगुलर मास लैंड है, लैंड मास है बेसिकली, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से प्लेट्यू जो है वह इंपॉर्टेंट है। तो ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है महादेव, कैमूर, मैकाल, महादेव, कैमूर एंड जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये याद रखना इसका जो है वह ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है। साथ ही इसमें एक और बात आपको याद रखनी है, अच्छा बच्चों, कि जब हम देखेंगे आप कार्बी एंगलोंग, यूपीएससी ने पूछा था कार्बी एंगलोंग जो नॉर्थ वेस्ट में प्लेट्यू है, कार्बी एंगलोंग का जो पठार है ना, क्या वह माउंटेन का हिस्सा है या फिर वह पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है? तो पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है कार्बी एंगलोंग का पठार, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट जो इसका एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है वह क्या है, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। और ये छोटा नागपुर से एक फॉल्ट के द्वारा, जिसे आई थिंक मालदा भ्रंश कहा जाता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इससे एक भ्रंश के द्वारा ये जो कार्बी एंगलोंग है ये इससे अलग होता है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया ये इसी का हिस्सा होंगी। गारो, ये मैप में आपको देखना है कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है। गारो, खासिया और जो जयंतिया पहाड़ियां हैं, जो हिल्स हैं, ये इसी का हिस्सा होंगी, ठीक है। अब देखो आपने इतना तो समझ लिया कि ये दक्कन का पठार है और ये ट्रेंगुलर शेप में और बाकी सारी चीजें। अब देखो बच्चों इसी का एक और जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है कि ये जो दक्कन का पठार है, इसके वेस्ट में हम कहेंगे वेस्टर्न घाट है, कुछ ऊंची पहाड़ियां हैं, और ईस्ट में जो है वो ईस्टर्न घाट है ना। तो ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट जो घाट है इसकी बात हम करते हैं एक मैप से। इस मैप को देखो, बेसिकली ये मैप इसलिए भी यूज कर रही है, देखो समटाइम्स हम केवल ड्रॉ करके भी यूज कर सकते हैं, बट इस तरह की जो मैप है कुछ कलर, कुछ चीजें जो है वे दिमाग में छप जाती हैं। जैसे कि अब आपको इतना समझ में आ रहा हो, इस मैप को देख के पहली बात आपको क्या समझ में आ रही कि जो ऑरेंज वाले पार्ट से वेस्टर्न घाट दिखाया हुआ है वह थोड़ा सा नैरो बेल्ट दिख रहा होगा आपको कंपैरिजन देन ईस्टर्न घाट, है ना। सो यहां पर हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है वह कैसे है, थोड़े से सकरे हैं, और इसकी जो ब्रॉडनेस है वह कहां पे बढ़ जाती है, ईस्टर्न। तो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा कि जो वेस्टर्न घाट है, दिख रहा है क्लियर, वेस्टर्न घाट है ना। तो ये जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है ना, ये हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ये ईस्टर्न घाट है, याद रखना येलो वाला हिस्सा। तो सबसे फर्स्ट वेस्टर्न घाट higher than is higher than the eastern ghat,
ठीक है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो हिल्स है, यहाँ पर जो प्लेट्यूज है वेस्टर्न घाट में, ये लगभग इनकी जो ऊंचाई है वह 900 से लेके 1600 मीटर तक है। 900 से लेके 1600 मीटर तक है। और यही अगर हम ये जो एवरेज हाइट है कंपेयर करें ईस्टर्न घाट की, तो याद रखना कि ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट जो है वह काफ़ी कम है ना, काफ़ी कम है, लगभग 600 मीटर। यहाँ पर ईस्टर्न घाट में एवरेज हाइट जो है वह कितनी है, 600 मीटर है। अब देखो कि वेस्टर्न घाट जो है वह पैरेलल है आपके वेस्टर्न कोस्ट एरिया के। कोस्ट एरिया क्या है इसके, आइए तो घाट है ना, ऊंचे है थोड़े से। अब कुछ ऐसा एरिया तो होगा जहां से जो सी बाउंड्री है वह स्टार्ट हो रही होगी और जो लैंड बाउंड्री है वह खत्म हो रही होगी। तो ऐसा एरिया है ना, उसको हम क्या कहेंगे, कोस्टल कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट की, मतलब ये जो है वह ऊंचे हैं। आपको पता होगा कि वेस्टर्न घाट, खैर वो क्लाइमेट में पढ़ेंगे कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में जो वर्षा है वह ज्यादा होगी, ईस्टर्न पार्ट में जो है वह कम होगी, एक वृष्टि छाया जो क्षेत्र है वह बन जाता है। सो 900 से लेके 1600 मीटर तक जो वेस्टर्न घाट है ये ऊंचे होंगे, पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। अभी कोस्ट एरिया भी बताऊंगी, ठीक है। साथ ही देखो ये जो रेंज है बच्चों वह आपको कंटिन्यूअस रेंज दिख रही होगी, निरंतर है, ये टूटी हुई नहीं है, ये टूटी हुई रेंज नहीं है ना। वेस्टर्न घाट की जो रेंज है बच्चों ये कैसी है, कॉन्टिन्यूअस रेंज है, निरंतर है। और इसे केवल कुछ दर्रों, कुछ पासेस के थ्रू ही इसको जो है वह क्रॉस किया जा सकता है, लाइक थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, है ना। ये कुछ ऐसे पासेस हैं जिनके थ्रू ही जो वेस्टर्न घाट है इसको क्रॉस किया जाता है, बिकॉज ऑफ एक कॉन्टिन्यूअस वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अच्छा देखो इसकी अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें वेस्टर्न घाट की, तो जो अनाईमुडी है, यूपीएससी इसको पूछ चुका है इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ, ठीक है। तो जो अनाईमुडी है इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, 2995 मीटर, 2995 मीटर। ये सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की, हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है ना। और वही अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर महेंद्रगिरी है जो कि 1501 मीटर है, महेंद्रगिरी पर्वत। तो महेंद्रगिरी कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है ना, वेस्टर्न घाट की नहीं है। वेस्टर्न घाट की अनाईमुडी है। और इसके अलावा दोदा बेटा 2937, ये दोदा बेटा जो है, ठीक है, ये भी वेस्टर्न घाट की होगी। क्लियर है। आगे देखो, अब देखो डिसकंटिन्यू और इरेगुलर है। ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें ये डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू है और इरेगुलर है। समझे कैसी है, ये निरंतर नहीं है। और कंपेयर अगर वेस्टर्न घाट से करें तो ऊंचाई भी उतनी ज्यादा नहीं है। महेंद्रगिरी इसका हाईएस्ट पीक है। शेवरॉय, जावादी और हिल्स, शेवरॉय और जो जावादी हिल्स है, शेवरॉय और जो जावादी पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है इसके, यहाँ पर साउथ ईस्ट में है ना, साउथ ईस्ट में ईस्टर्न घाट के शेवराय और जावेदी जो पहाड़ियाँ हैं ये है। फेमस हिल स्टेशन अगर हम ऊटी की बात करें, ठीक है, ऊटी की बात करें या फिर कोडी कनाल की बात करें, ये भी यहीं पर है। इसके अलावा ये अगर हम पूरा दक्कन ट्रैप देखें ना, हम अभी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट और सारी चीज़ों को मिला दें, हाईलैंड और बाकी सारी चीज़ें, तो इन सब में बच्चों अगर हम ये कहें कि ये जो दक्कन ट्रैप है स्पेशली, है ना, ये किसके लिए फेमस है, तो ये इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये ब्लैक सॉइल के लिए जाना जाता है, काली मिट्टी, ठीक है। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये कहाँ से फॉर्म हुई है, तो जो वॉल्केनिक की हम बात करें, है ना, कि ज्वालामुखी से यहाँ पर ये जो मिट्टी है वॉल्केनिक फॉर्म्ड है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो नोन फॉर द ब्लैक सॉइल, वॉल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है। सो और रॉक्स जो है यहाँ पर इग्निशियस है, ठीक है, रॉक्स जो है आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ब्लैक सॉइल के लिए क्या जाना जाएगा, सेंट्रल हाईलैंड, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट या फिर दक्कन प्लेट्यू। क्लियर हुआ। तो ये था आपका प्रायद्वीपीय भारत।
अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और ये आपका है कोस्टल एरियाज की हम बात करें। कोस्टल एरिया की बात कर ले, चलिए। आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि ये मैंने थोड़े से चौड़े बनाए हैं, थोड़ी सी ब्रॉड हैं, एक तरफ की लाइन थोड़ी सी आपको ब्रॉड दिख रही होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम कोस्टल एरियाज की बात करेंगे, तटीय मैदान, तट क्या होते हैं? जो समुद्र की और जो भूमि है इसके बीच की जो सीमा बना दे। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट यहाँ पर थे, उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट यहाँ पर थे, उसके बाद का जो एरिया जो कि समुद्र से टच हो रहा था वो क्या था बच्चों? इसको हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहा था, है ना। सो बेसिकली जब हम कोस्टल एरिया की बात करेंगे, इसको साथ ही साथ पढ़ लेंगे, इसके साथ पढ़ोगे तो ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। वैसे कोस्टल प्लेन जो है इसको हमें अलग से भी पढ़ना है, तटीय मैदान कोस्टल प्लेन, ठीक है, उसको मैं यहीं पे आपको कवर करा देती हूँ। सो देखो बच्चों कि ये जो कोस्टल प्लेन है ये क्या है? तो जो तटीय मैदान थे, है ना, ये ऐसा एरिया है जो कि प्रायद्वीपीय पठार जो था उसके किनारे किनारे पे था। सो यहाँ पर तट का मतलब क्या होता है? that are in the sea, coastal मतलब that are in the sea, सीधी बात है जो समुद्र और भूमि के बीच में सीमा बनाए, है ना, सी और ऑन द लैंड, भूमि और समुद्र के बीच का हिस्सा, या फिर नियर अ कोस्ट, नियर अ कोस्ट, इसको ही हम कोस्टल एरिया या तटीय मैदान जो है वह हम इसे कह देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली द पेनिनसुला प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच और नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। सो पश्चिम में इसके क्या है? अरब सागर है ना। अगर हम तटीय मैदान की बात करें तो इसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, कौन सा सागर है ये? अरब सागर है। और अगर हम ईस्ट की बात कर लें तो ईस्ट में जो वाटर बॉडी है इसको आप क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। चक्रवात कहाँ आएंगे? अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में, है ना। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि पश्चिम में ये जो प्रायद्वीपीय मैदान है ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, है ना। तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से लेकर वेस्ट में अगर हम जाए तो अरेबियन सी तक ये जो कोस्टल एरियाज है इसका विस्तार है। और अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो भारत की जो तट रेखा है वह कितनी है? 7516 किलोमीटर, ये हमारी तट रेखा है, कोस्टल लाइन है इंडिया की। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ना। अब देखो कि इसे भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये समझने वाली बात है, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पूरी तट रेखा को कैसे कहोगे कि अब पश्चिमी कौन सी है, पश्चिम में भी ऊपर की तरफ कौन सा है, नीचे की तरफ, कई तरीके से इसको बताया जा सकता है ना। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने हिमालय और जैसे कि हमने बाकी सबको पढ़ा। सो बच्चों यहाँ पर क्या है कि देखो जैसे कि इसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, 1, 2 and 3। तो इसको हमने सबसे हम नॉर्थ कह दें, इसको मिडिल कोस्ट लाइन कह दें, इसको हमने सबसे साउथ, लेकिन साउथ में भी कहाँ? ईस्ट या वेस्ट? सो वेस्ट में साउथ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो पूरी कोस्ट लाइन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखो कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये आपका पश्चिमी तट हो गया क्योंकि पश्चिमी की तरफ है, तो ये आपका हो गया वेस्टर्न कोस्ट और ये आपका हो गया ईस्टर्न कोस्ट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, समझ गए। अब देखो इसमें जो फर्स्ट रेखा होगी बच्चों, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अ वेस्टर्न कोस्ट इसको कहा जाएगा कोंकण तट। कोंकण तट जो कि मुंबई एंड गोवा के पास में है। मुंबई एंड गोवा का जो तट है इसको कोंकण तट कहा जाएगा, ये फर्स्ट है। सेकंड जो आपको इसका मिडिल पार्ट दिखता है बच्चों, ठीक है, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है
सेंट्रल जो पार्ट है इसको कहा जाता है कन्नड़ तट, ठीक है, कन्नड़। और जो थर्ड और लास्ट हम देखेंगे कि जो साउदर्न कोस्ट है, सदर्न जो कोस्ट है, इसको हम कहेंगे मालाबार तट। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूं। अब जैसे कि क्लास 11th में जब हम इसी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे होंगे, तब हम उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बस एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, बेस यही रहता है। उसमें हम पढ़ रहे होंगे कि मालाबार और ये वाला जो तट है ना, कोस्टल एरिया है, यहाँ पर बैक वाटर, पश्च जल पाया जाता है, ठीक है। और वो क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सो ये आपके क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। अब आगे देखो, ईस्टर्न कोस्ट की थोड़ी सी बात कर ले, ठीक है। जो पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट जो है उसको दो पार्ट्स में ही केवल डिवाइड किया जाता है, ठीक है, नॉर्थ और इसका ईस्ट। तो यहाँ पर ईस्ट का ईस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्थर्न पार्ट है इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार, हिंदी में नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। ये सरकार कहीं कहीं आपको नॉर्मल सरकार भी लिखा मिल जाता है। उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और इसमें जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट कहां पर है? क्या हम ये कह दें कि ये सेंट्रल पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का? गलत हो जाएगा। ये ईस्टर्न कोस्ट का सदर्न पार्ट है। ईस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट को हमने, वेस्टर्न को जो कोस्ट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे नॉर्थ मुंबई और गोवा का जो तट है उसको कोंकण, मध्य जो भाग है, जो सेंट्रल भाग है उसका, उसको हम कन्नड़ तट कहेंगे, और लास्ट जो उसका सदर्न वेस्टर्न है उसको हम मालाबार तट कहेंगे। केरल तट भी इसको सामान्यतः कहा जाता है। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स आप सभी को? अब देखो 2 पार्ट्स आपके बचे हैं। एक है आपका डेजर्ट वाला एरिया, डेजर्ट में आपको इसी में बता देती हूँ, ठीक है। डेजर्ट वाला जो पार्ट है वो मैं आपको यही बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास। तो देखो डेजर्ट की अगर हम बात करें, डेजर्ट मतलब कैसा एरिया जहाँ पर लो वेजिटेशन हो, लो रेनफॉल हो, है ना। अब इसका रीज़न क्या है वो 11th में पता चलता है, बस यही अंतर है। सो देखो अगर हम देखें कि अरावली जो हिल्स है, ये लोकेशन इसकी क्या है, सो टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहां पर डेजर्ट है, और बेसिकली ये सैंड ड्यून्स से कवर है ना। देखो सैंड ड्यून्स, ये बालू के टिब्बे कहे जाते हैं हिंदी में। जैसे कि आप सैंड ड्यून्स देखते हैं, जैसे कि जो पहाड़ी रेत के इस तरह के जो टीले देखते हैं ना, उसी को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 150 mm पर ईयर होती है। लेकिन बच्चों ये जो पर ईयर का आप ये रेनफॉल देख रहे हैं ना, कहीं कहीं ये 20 to 30 मिलीमीटर भी है, ठीक है, कुछ कुछ एरियाज में। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है और विथ लो वेजिटेशन कवर है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि डेजर्ट में जो जैसे कि नागफनी या फिर जो कैक्टस जो आप सुनते हैं, इसके जो पत्ते हैं, है ना, जो इसकी जो लीव्स होती हैं वह वैक्स लीव्स या फिर थोड़ा सा थ्रोन उसमें क्यों बन जाते हैं, कांटे उसमें क्यों आ जाते हैं, ताकि वाष्पीकरण जो है वह कम हो और वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। यहाँ पर इनफ वाटर नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये 11 की बात है, यहाँ सारी बातें नहीं बताऊंगी, ठीक है, वरना उसमें क्या पढ़ोगे। अच्छा एक और बात याद रखो, सैंड ड्यून के अलावा एक और यहाँ पर आपको टोपोग्राफी स्थलाकृति देखने को मिलती है जिसे कि बरखान कहा जाता है। बरखान, तो बरखान आपको कहाँ मिलेंगे? बरखान आइलैंड में मिलेंगे? नहीं, बरखान जो है आपको डेजर्ट में मिलेंगे। बरखान हिंदी इंग्लिश में भी इसको बरखानसी कहा जाता है, ठीक है। सो ये क्या होते हैं? बेसिकली क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। क्लियर है? तो तट कोस्टल प्लेन भी हो गया, डेजर्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट आइलैंड्स की। देखो अगर हम आइलैंड्स की बात करें, लिखा आइसलैंड जाता है, पढ़ा आइलैंड जाता है। अच्छा आइलैंड यानी द्वीप, इसका क्या मतलब है? द्वीप का क्या मतलब होता है? जैसे कि लास्ट हमने देखा था पेनिनसुला का मतलब क्या है, वैसे ही अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। सराउंडेड
बाय वाटर, सराउंडेड बाय वाटर, पानी से चारों तरफ से, मान लीजिए एक ये द्वीप है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, आइलैंड्स। और ये जो आइलैंड्स है ये हमारे यहाँ 2 ग्रुप्स में है बेसिकली, ठीक है, इसे मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पर अरब सागर है, ये अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में जो है इसे बे ऑफ बंगाल, यहां पर क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, याद रखना कि यहाँ पर 572 से ज़्यादा आइलैंड्स है, ठीक है। और इसका आप लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड विस्तार है उसको आप देख लें बच्चों। बेसिकली ये सबमरीन माउंटेन्स है ना, जो अंडमान निकोबार है, ये सबमरीन माउंटेन्स क्या होता है, मतलब ऐसे माउंटेन्स जो कि पानी में डूबे हुए हैं, उसका थोड़ा सा जो हिस्सा है वह बाहर निकला हुआ है, इस पर लोगों का जो वास है वह हो जाता है, ठीक है। तो ये सबमरीन माउंटेन्स जो है ये है। और एक पहला जो एक्टिव वॉल्केनो है वो आपको कहाँ पे मिलता है, एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, निकोबार आइलैंड पे, ठीक है। और दूसरा अगर हम अरेबियन सी की बात करें, अरब सागर के द्वीप, अरेबियन सी, अरब सागर के द्वीप है ना, और इसमें जो है वह आपको लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। याद रखना है कि ये जो है वह कोरल डिपॉजिट है। यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि ये किससे बने हैं, तो ये प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं, प्रवाल द्वीप है। लेकिन अंडमान निकोबार की जब हम बात करेंगे वे सबमरीन माउंटेन्स हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, अरब सागर एंड ये, तो इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें पिटी द्वीप की, तो ये लक्षद्वीप में है, पिटी आइलैंड, जहाँ पर ह्यूमन अगर हम हैबिटेट की बात करें तो वह नहीं मिलता है, और यहाँ पर बर्ड सेंचुरी पाई जाती है पिटी लैंड पे। क्लियर, तो ये था आपका आज का पूरा चैप्टर। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल लीव्स, कोरल लीव्स, अंडमान एंड निकोबार में कोरल्स मिलेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेंगे, सुंदरवन में नहीं मिलेंगे। सुंदरवन तो मैंग्रोव के लिए जाना जाता है, वेटलैंड के लिए जाना जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है, चलिए। सो यहाँ पर हमने देखो आइलैंड्स की बात की, तो ये अंडमान है, इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। निकोबार जो है, अब जो आप इंदिरा पॉइंट सुनते थे वह यहीं पर था, और जो इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में अंडर वाटर सबमर्ज हो गया। ये लक्षद्वीप है, ठीक है, कवरत्ती रहा यहाँ पर, जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से हेडक्वार्टर है। क्लियर है। अब देखो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, वो यही कहीं है, ये आपको फाइंड करके बताना है कि ये चैनल्स किन किन के बीच में है, ठीक है। क्लियर, तो ये था बच्चों आज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो आओ जल्दी से इसके एक्सरसाइज और कर ले। चूज द राइट आंसर, है ना। तो अ लैंड मास बाउंड बाय सी ऑन 3 साइड्स, नॉट 4 साइड्स, 3 साइड्स। तो 3 साइड्स तो भाई हमारा पेनिनसुला ही है, पेनिनसुला जो प्रायद्वीप है ना। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्म इट बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अगर हम ये देखें, इसमें कहा गया जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, जो बाउंड्री है जो कि म्यांमार से कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ थी, जो हिल्स थी, उसको कलेक्टिवली पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। थर्ड है द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, स्पेशली अगर हम मुंबई गोवा की बात करें तो हमने इसको क्या कहा था, कोरोमंडल, नहीं कोरोमंडल तो यहाँ आ गया, नॉर्दर्न सरकार नहीं, ये तो यहाँ पर आ गया, कोंकण तट या फिर कन्नड़ तट, कोंकण तट है ऊपर, कन्नड़ तट तो मिडिल वाला है, फिर ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है, और ये उत्तरी सरकार तट है। क्लियर। द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, नॉट अ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न नहीं ईस्टर्न घाट की बात हो रही है, सो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। क्लियर। चलो आओ और क्वेश्चन आंसर लिखना ही लिखना है। क्लास देखो, क्लास के बाद नोट्स बनाओ, पढ़ो, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है आपको लिखना है, यही आपकी प्रैक्टिस आपके मेंस के काम आएगी, ठीक है। सो फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली आपको लिखना है। व्हाट इज भाबर, भाबर क्या है, भाबर प्रदेश। नेम ऑफ 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब क्या है, जो पैरेलल रेंजेस है इसके बारे में लिखोगे। विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंज। नेम ऑफ द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, लक्षद्वीप, है ना। अब आपको इसमें अंतर बताना है, भांगर एंड खादर में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में, विथ मैप बताना, आइलैंड के भले मत बताना,
एंड भांगर खादर के भी बन जाएंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के भी बन जाएंगे, विथ मैप आप लिखिए, ठीक है। विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, सो आप बताइए कि 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने किया है, हिमालय, डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन, प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू, आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज, है ना। गिवन अकाउंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया एंड शॉर्ट नोट्स आपको बना रहे, इंडियन डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, जल्दी से एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो हमने आज बात की, पहले थोड़ा सा रिवीजन करा था, फिर हमने फिजियोग्राफिक की बात की थी, अर्थ के अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमने देखे थे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो है वह मैंने आपको बताया किस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन से शुरुआत की और हमने देखा कि जो माउंटेन है वह कहाँ से कहाँ तक है, क्या किलोमीटर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर तरीके से हमने इसको जो इसका डिवीज़न है वह देख लिया। 3 पैरेलल जो रेंजेस हमने देखी, हिमाद्री, लघु या मध्य हिमालय एंड शिवालिक श्रेणियाँ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमने डिवीज़न देखा था वेस्ट टू ईस्ट, जो कि रिवर वैली पर के आधार पर था। हमने यहाँ पर इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहाग एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसकी बात की थी। कुछ पीवाईक्यूज हमने देखे, आप कनेक्ट कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। और जो ये पार्ट्स हैं ये पूरे पढ़ ले रहे हैं, वैसे सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो थी वह हमने पढ़ ली है, नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। और फिर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की, ये लगभग 2400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ब्रॉडनेस की बात करें 240 to 320 है, एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड है। चलिए, साथ ही हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा दून्स के बारे में, और नॉर्दर्न प्लेन की हमने बात की कि इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, वेस्ट गंगा एंड ईस्टर्न जिसमें कि ब्रह्मपुत्र प्लेन है। और हमने 4 रीजन्स में डिवाइड किया। 4 रीजन क्या क्या है, फर्स्ट है आपका भाबर, सेकंड है आपका तराई, थर्ड है आपका एल्यूवाइल, और इसको 2 भागों में बांटा जाता है, खादर एंड बांगर, है ना। खादर इज अ न्यू डिपोजिट एंड बांगर इज अ ओल्ड डिपोजिट, ठीक है। उसके बाद हमने दक्कन प्लेट्यू की बात, हमने पेनिनसुला रीजन की बात की, पेनिनसुला जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। और साथ ही हमने देखा कि ये जो प्लेट्यू का निर्माण हुआ है ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के टूटने से इसका जो विस्तार बना है। पेनिनसुला प्लेट्यू में हमने देखा कि इसे बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो सेंट्रल हाईलैंड है और दूसरा दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। आगे हमने बच्चों इसको और मैप में समझा और देखा कि कहाँ से कहाँ तक सीमा सेंट्रल हाईलैंड की है, कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री दक्कन प्लेट्यू की है, ठीक है। आगे हमने फिर कोस्टल एरियाज की बात की, तटीय मैदान, कोस्टल एरिया, और बाकी हमने जो आपके यहाँ पर समझ लिया डेजर्ट को, और फिर आइलैंड्स को हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको समझ आई होगी। चलिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।